हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। आज आपको साक्षी सीडीपी थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरी बहन है, उसने ना इस पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। अच्छा लिखती है वो, तो शायद थोड़ा बहुत मुझसे उसको मिला है या उसको मुझसे मिला है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। कोर्स 506 ब्लॉक 2 यूनिट 5 हमारी चल रही थी। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हमने पढ़ लिया था। 3 टाइप के हमने डिसिप्लिन पढ़े थे, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और डेमोक्रेटिव। मतलब एक था सत्तावादी, एक था अन्योन्मोदक और एक था कौन सा, लोकतांत्रिक। तो उसके आगे है हमारे एटीट्यूड। एटीट्यूड बोले तो अभिवृत्ति। अब ये एटीट्यूड होता क्या है, ठीक है, एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। तो एटीट्यूड क्या है? मेक्स अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन वंस लाइफ। मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही देखने वाला, जिसको आप कंसीडर कर सके, है ना, जिसको आप परख सके, ऐसा डिफरेंस लाता है किसी भी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। एटीट्यूड बोले तो बोलते नहीं है लोग, तो ये तुम्हारा एटीट्यूड, मतलब ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हो कि आपका एटीट्यूड मतलब आपकी अभिवृत्ति, आपका रवैया, ठीक है। और क्या है? हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर और हमारे कार्य करने की क्षमता, ये सब हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड है। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ पे हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो हमारा सक्सेस होना क्वाइट पॉसिबल है, मतलब हम हो सकते हैं। फेलियर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आपने क्या है, फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम है ना, आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो चीज़ों को, है ना। आपको क्या लग रहा है कि यार कुछ नहीं, 9 बजे सो के उठते हैं, है ना, 10 बजे तक ऐसे ही घूमेंगे, मतलब इधर से तो उधर सोएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, पूजा वूजा कर लेंगे, फिर क्या है 1 बजे तक ऐसी किताब खोल लेंगे, है ना। फिर वेब सीरीज़ भी इतनी आ रही हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ने से फ़ायदा है, चलो वेब सीरीज़ देख लेंगे, है ना। वैसे भी नेटफ्लिक्स पे कितनी सारी वेब सीरीज़ है, अमेजोन प्राइम पे आ रही हैं, तो देखते रहते हैं। तो क्या है यार, मतलब जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फेल होना तो निश्चित है ना। हमारी वर्क एबिलिटी, हमारी कार्य क्षमता, मतलब हमने अपने वर्क को, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, ठीक है, कि यार इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे। टाइम टेबल ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टाइम टेबल के हिसाब से ही आप चलो। आप एक एक चीज़ के हिसाब से चलो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइम टेबल में दिया कि केवीएस आ रहा है, तो हिस्ट्री को भी टाइम देना है, ज्योग्राफी को भी टाइम देना है, क्योंकि केवीएस में 20 नंबर की आपकी साइंस है, 20 नंबर की आपकी ईवीएस है और 20 नंबर की आपकी मैथ्स है ना। तो 60 नंबर तो यही दे के जा रहे हैं आपको, अगर मैं पीआरटी की बात करूँ तो, ठीक है। प्लस तो आपको ये 60 नंबर के लिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और आपकी ऐसे समझ लो 40 नंबर की आपकी सीडीपी आ जाएगी, है ना। तो क्या है, 60 ये हो गए, 40 ये हो गए, हो गया 100। 100 नंबर तो आपके यही हो गए। तो आपने क्या सोचा कि इन सब्जेक्ट को आप टाइम देते हो। अच्छा, आपने सोचा कि 1 घंटे साइंस पढ़ लेंगे, 1 घंटे एसएसटी पढ़ लेंगे, 1 घंटे मैथ्स पढ़ लेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को आप टॉपिक वाइज करो कि 1 घंटे की बजाय आपको चाहे 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन आपने साइंस का एक टॉपिक तो कंप्लीट किया, है ना। जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 10 5 आपको क्लासेस की साइंस पढ़नी है, तो आप एटलीस्ट एक किताब, आधी किताब, 6th की आधी किताब तो पूरी करो, क्योंकि आना एनसीईआरटी से ही है, तो वो किताब तो पूरी करो, है ना। डीपली थॉरोली उसे पढ़ो, ठीक है। फिर क्या है, जो आपका रवैया है इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन ये आपके व्यवहार में दिखता है। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, है ना, वो क्या करेगा, तब आपका एटीट्यूड दिखेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे इम्पैथी और सिंपैथी, सहानुभूति और समानुभूति, आपने सुना होगा कि क्या होता है कि सिंपैथी का मतलब हम लोगों के बीच क्या रखते हैं, अपनी सिंपैथी रखते हैं। अच्छा, इम्पैथी क्या होता है? इम्पैथी का मतलब जो वो फील कर रहे हैं वो एग्जैक्ट हम भी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो भी चीज़ होती है हमारे बिहेवियर में दिखती है। लोगों का रवैया अच्छा होना चाहिए, मतलब उनका बात करने का, उनसे, है ना, उनको दूसरों से आप कैसे बात कर रहे हो, दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आप हो, मान लिया आप अपने भाई बहनों से कैसे बात कर रहे हो, है ना, बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, बात कर भी रहे हो या नहीं, तो ये सब क्या करता है, ये सब डिपेंड करता है। फिर है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब ये एटीट्यूड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इन बिहेवियर, हमारे व्यवहार में दिखता है एटीट्यूड, है ना। और व्यवहार के कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फटाफट से पढ़ लेते हैं। क्या पहला होता है, हमारा व्यवहार डिपेंड करता है हमारी नॉलेज में। नॉलेज, एक बात समझ लीजिए, नॉलेज हर चीज़ का बेस है। मतलब अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपका व्यवहार, आप क्या करोगे, दूसरों के साथ अच्छा करोगे, है ना। लोग कहते नहीं है कि आप पढ़े लिखे और आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि यार उनको पता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको सही और गलत का ज्ञान है, तो आपका बेस अच्छा है, तो
तो इससे क्या करोगे आप, आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। नॉलेज में भी आपकी ना लॉजिकल और रेशनल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब तार्किक नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि बिना सिर पैर की बात आपने कर दी है ना। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप लॉजिकल बातें करो, रेशनल बातें करो, ये सब आपके व्यवहार में दिखेंगी, ठीक है। आप दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हो, है ना, कोई आपसे आ रहा है, शिष्टाचार टाइप चीज़ें, है ना। फिर है फीलिंग एलिमेंट्स या इमोशन। अच्छा देखिए, इमोशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एटीट्यूड में इमोशन का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्यों? इंसान को ना जैसे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होते हैं इमोशनल। आपने ऐसे टाइप के लोग बहुत देखे होंगे जो अपनी लाइफ में, कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिकल और कुछ लोग होते हैं इमोशनल। इनके पास ना इमोशन ज़्यादा भारी हो जाते हैं। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक ये दीदी है, एक ये दीदी है, ठीक है। दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, ये है BFF, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है कि एक साल तक दोनों साथ रहे, मतलब थोड़े टाइम के लिए मिले थे लेकिन एक साल तक दोनों साथ रहे। अब क्या हुआ कि ये दीदी चली गई दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल अनदर सिटी, है ना, ये दीदी यहीं रह गई। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हो गया कम्युनिकेशन गैप, है ना, आप बात नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन गैप हो गया, है ना। कम्युनिकेशन गैप एज इन मतलब ऐसे समझ लीजिए इनकी शादी हो गई और इनकी भी शादी नहीं हुई है, तो इनके पास और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ये अभी ऐसी हैं। तो ये क्या सोचती हैं कि यार ये हमसे बात क्यों नहीं करती, है ना, ये हमसे बात क्यों नहीं करती। अब ये इसलिए बात नहीं करती क्योंकि इसके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये समझती है कि यार ज़िंदगी में ना देखो कुछ चीज़ होती हैं जिस पे हमारा बस नहीं होता, अगर हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो ये प्रैक्टिकल हो गई हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब इनको पता है कि यार ये मेरी दोस्त है, ये कहीं जाएगी नहीं, लेकिन इसको क्या लगता है कि ये टाइम नहीं दे रही है। तो ये बंदी क्या है, ये इमोशन के साथ काम कर रही है, मतलब इसके ऊपर ना संवेग ज़्यादा भारी है और ये ज़िंदगी के प्रति प्रैक्टिकल हो गई है। ये सीख गई है कि यार हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, मतलब अगर मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है तो मुझे इतने जगह पे अपनी जो मेरा कार्य है वो पूरा करना पड़ेगा। तीसरा अंतिम आता है बिहेवियर। सबसे बड़ा होता है कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हो, है ना, आप दूसरों के साथ किस तरीके से आप उन्हें ट्रीट कर रहे हो, तो ये सब पूरा एटीट्यूड हमारा उस पर डिपेंडेबल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि टीचर को क्या करना चाहिए एक अच्छे एटीट्यूड करने के लिए, और उसके कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोल्स ऑफ टीचर इन डेवलपिंग एटीट्यूड। भैया हम कौन है, हम टीचर हैं, ठीक है, तो हमारे रोल्स क्या होने चाहिए कि हम बच्चों में कैसा एटीट्यूड डेवलप कराएं। देखिए सबसे अच्छी बात है, देखिए मैंने आपको बताया था बच्चे क्या होते हैं, टीचर्स को एक अपना आइडल मानते हैं, है ना, कि यार टीचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब जैसा टीचर कहती है बच्चे एग्जैक्ट वैसा ही करते हैं। तो टीचर का क्या रोल है कि हम बच्चे में कैसे एटीट्यूड डेवलप करें। देखिए सबसे पहली बात, हमें बच्चे में बहुत अच्छा एटीट्यूड, मतलब उसके अंदर सारी जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, है ना, जितनी भी हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो होनी चाहिए। बच्चे क्या करें, सोशली एक दूसरे से बात करें, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, है ना, डिसिप्लिन में रहें, है ना, पंक्चुअलिटी हो उनकी लाइफ में, जितने भी हमारी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ है उसको क्या करे टीचर, फोस्टर करे, मतलब उसको इन्हेंस करे, ठीक है। तो ये सब रोल्स है। अब देखिए इसके ना उन्होंने टाइप दे रखे हैं कि 5 इफेक्टिव रोल्स टीचर के एटीट्यूड के लिए क्या हो सकते हैं। देखो पहला एटीट्यूड होता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग केयरिंग एंड काइंडनेस। इसमें क्या करना है, टीचर को क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ को करके दिखाए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब करके दिखाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक चीज़ सिखा रहे हो, एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो A फॉर एप्पल, है ना, आपने लिखवा दिया जस्ट लाइक A फॉर एप्पल, ठीक है। अब बच्चा समझ तो गया यार A फॉर एप्पल, लेकिन आप एप्पल दिखाओ तो कि एप्पल है क्या, है ना, एप्पल का मतलब सेब है, आपने फिर दिखाया, आपने उसको क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। और बच्चे की केयर करने वाला होना चाहिए टीचर, और बच्चे को काइंडनेस दिखाने वाला। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि देखिए छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल आएंगे अपने मम्मी पापा से दूर आए हैं, है ना, तो टीचर उन्हें ऐसा दिखना चाहिए कि अगर उनको, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डर के मारे नहीं बोल पाते, उन्हें वॉशरूम जाना है या कुछ है ना, तो वो क्या करे, तो टीचर उनकी केयर करे, मतलब एक अच्छे जैसे अपने बच्चे होते हैं ना उसकी तरह उन्हें रखे, ठीक है। प्लस काइंडनेस दिखाए, दया दिखाए। ये नहीं है कि यार अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो धैर्य अपटा, नहीं, तो क्या है बच्चे पे थोड़ी दया दिखाओ, है ना, केयर करो बच्चे की। सेकंड होता है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
अच्छा, एक टीचर पे बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे की क्लास है तो छोटे बच्चे में क्या है, उनको रजिस्टर भी मेंटेन करना है, कॉपीज़ भी चेक करनी है, क्लास का अरेंजमेंट भी देखना है ना, TLM भी बनाने हैं, है ना, और अगर एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बनाने हैं, ओके, और पेपर्स भी बनाने हैं, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी है। तो टीचर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब टीचर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ना ले। अगर उसे कुछ लग रहा है कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब्जेक्ट टीचर है उनको ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, तो बेझिझक उन्हें करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है, देखिए एक इंसान पे आप काम डालते जाओ तो क्या हो जाएगा, वो ओवरलोड हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। लेकिन शेयर भी उस इंसान से करना चाहिए जिसपे वो लगे कि यार ये ना मेरी क्लास सब्जेक्ट टीचर है, ये भी बच्चों के बारे में उतना जानती है, तो ये इस चीज़ में मेरी हेल्प कर देगी, ठीक है। थर्ड क्या होता है, सेंसिटिव एक्सेप्टिंग बिहेवियर। अच्छा, टीचर को ना बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जिस तरीके का भी व्यवहार कर रहे हैं उस तरीके को टीचर क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, उनके प्रति संवेदनशील हो। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो, देखिए बहुत सारे हमने देखे होंगे, आगे हम CWCS पढ़ेंगे, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें हम बैकवर्ड क्लासेस और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, जिनको ना लोग थोड़ा तुच्छ सा व्यवहार करते हैं। जैसे कुछ बच्चा ना, एक बच्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच लो कि एक बच्चा ऐसा है कि क्लास में ना सोशली कम है, अपने में ही लगा रहता है ना, तो बच्चे और आंसर्स भी नहीं देता है, तो बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को उनके बिहेवियर को उनको ऐसा समझाना चाहिए, नहीं यार ये भी एक क्लास का एक हिस्सा है ना, ये भी एक बच्चा है, ये भी एक क्लास का हिस्सा है जिसको आपको साथ में लेके चलना है। अगर कोई दूसरा कोई वांछनीय व्यवहार कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, है ना। फिर फोर्थ होता है फोस्टर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, फोस्टरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था इनहेंस, मतलब बढ़ाना। इंडिविजुअल का मतलब, देखिए इंडिविजुअल क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। हम आगे पढ़ेंगे भी इल्यूसिव एजुकेशन, जो हमारा ब्लॉक 3 है वो इल्यूसिव एजुकेशन है। तो उसमें क्या होता है कि समावेशी शिक्षा कहते हैं उसे हिंदी में। तो उसमें क्या होता है, हर तरीके के बच्चे आते हैं, ठीक है, हर एक बच्चा अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपको ना जितनी डाइवर्सिटी आपको मिल रही है उसको क्या करना चाहिए, आपको फोस्टर करना चाहिए कि यार आपके पास बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं, आपको सबको अच्छे से पढ़ाना है, सबको अच्छे से नॉलेज देनी है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, है ना, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो आपको सबको एक्सेप्ट करो और फिर लेके चलो, ठीक है। ज़रूरी नहीं, देखिए आपने कोई वर्क दिया, कोई बच्चा फटाफट कर लेता है, कोई बच्चे को उसी वर्क को करने में टाइम लगता है, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 15 मिनट्स में कर लिया और किसी बच्चे को टाइम लगता है, तो आप क्या करो, आप इसको देखो कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हम अच्छा सा टाइम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ना बोर्ड पे कुछ कॉपी करवाते हैं तो आगे वाले बच्चे क्या होते हैं, फटाफट, कुछ बच्चे फटाफट उतार लेते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं जो उतार नहीं पाते। तो टीचर को ऐसे में जाना चाहिए पूरे में राउंड लगा के और देखना चाहिए कि कौन कैसे उतार रहा है। अगर कोई बच्चे को जैसे बहुत टाइम बाद, अब बच्चा फर्स्ट या सेकंड में है, उसे उतारने में दिक्कत हो रही है, तो उसके अक्षर सही नहीं बन रहे, तो क्या करना है, टीचर को खुद ही उसे बताना चाहिए, बेटा ऐसे करके लिखो, है ना। उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, ठीक है। एंड में है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी। अब क्या करना चाहिए टीचर को कि अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है, नए नए तरीके चीज़ें ला रहा है, तो उसको इनकरेज करो। ये नहीं है कि यार हट क्या लेके आ रहे हो तुम, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में ये क्या क्या बना रखा है तुमने, ये बैटरी से कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। तो क्या करना चाहिए, ऐसे में ना इनकरेज करनी चाहिए, वाओ बेटा वेरी गुड, हाँ मतलब कैसे बनाया आपने, तो बच्चा बनाएगा, मैम मैंने ना यूट्यूब पे देखा था। अच्छा, यूट्यूब पे देख के आपने बना लिया, हाँ मैम मैंने बना लिया, बहुत बढ़िया बेटा, और भी चीज़ें बनाओ, है ना। तो क्या होता है, हमें क्रिएटिविटी जितनी भी है उसको इनकरेज करो। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखने का बहुत एक सरल तरीका है। ऐसे समझ लीजिए कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिंग और ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम याद कर सकते हैं। ट्रिक, TRIC, ट्रिक। ट्रिक तो भाई साहब हर जगह ज़रूरी है ना। इसकी ट्रिक देखते हैं, देखिए इसकी ट्रिक देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट एटीट्यूड, सेकंड एटीट्यूड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैसे याद रखेंगे। देखिए ट्रिक क्या है कि एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में आए हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वो एक दूसरे की केयर करते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, है ना, और काइंडनेस दिखाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जहाँ भी केयरिंग आएगा वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है। मतलब अभी आपने केयर, अभी आपने बातचीत शुरू की है तो आप ये कहते हो ना, मेरे बाबू ने खाना खाया,
तो मेरे बाबू ने खाना खाया हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड होता है आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो, ठीक है। आपको कोई काम मिल गया, ठीक है, या उसको कोई काम मिल गया तो वो आपकी हेल्प लेगा या आप उसकी हेल्प लोगे, या फिर आप क्या करोगे कि क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए वो कहीं वर्क काम कर रहा है, किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, आप अपने काम कर रहे हो, तो क्या करोगे आप उससे राय लोगे, है ना, कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो अपनी राय बताएगा। तो क्या करेंगे, एक दूसरे की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। जैसे कि मेरे को ना ये भी लेने जाना है, क्यों, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे, तो वो लड़का हेल्प कर देगा। ऑब्वियसली आप लोग रिलेशनशिप में तो इतना तो काम लड़का करेगा ही, है ना, तो उसने हेल्प कर दी। थर्ड आता है आपका कि आप एक दूसरे के बिहेवियर के प्रति सेंसिटिव हो जाओगे, ठीक है। अगर कुछ दिनों तक सब सही चलता रहा, फिर क्या हुआ, उस लड़के ने ना या लड़की ने क्या, आपको जेलसी हो जाती है ना, वो अगर किसी और के साथ फोटो खिंचाए या आप किसी और के साथ फोटो खिंचाओ तो उनको जेलसी हो जाती है ना। आप ऐसे दूर से ऐसे देखते रहते हो ना, ऐसी निगाहों से, मतलब आपको मन, आप वैसे वो फोटो खिंचा तो रहा है लेकिन आपको अंदर ही अंदर थोड़ी सी गुस्सा सा आ रहा है ना, कि कैसे फोटो खिंचा रहा है यार, मतलब तुम तो मेरे हो और ये क्या, तो ये क्या है, आप सेंसिटिव हो जाते हो उनके प्रति, है ना। होता है यार, हम लोग के अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है किसी भी चीज़ को लेके कि यार ये मेरा है, तो फिर जैसे कि वो सिद्धनाथ वाला था ना, तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा, मतलब ये उसने बोला था सिद्धार्थ के लिए, शहनाज ने, है ना। लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, फोस्टरिंग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। आप एक दूसरे को फोस्टर करते हो कि नहीं ठीक है, अगर आपका बंदा या बंदी कोई नया काम का, फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे ना, फोस्टर करोगे कि ठीक है यार, सबको, हर कोई जॉब वाला बंदा नहीं होता, किसी किसी को अपना अपना काम भी स्टार्ट करना चाहिए, वरना एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, है ना। अगर तुम ही जॉब करते रहोगे तो तुम ऐसा बनो कि तुम लोगों को जॉब देने वाले बनो। तो क्या कर रहे हो आप, उसको फोस्टर कर रहे हो, उसको इन्हेंस कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनको बता रहे हो। फिर फिफ्थ में मान लीजिए उनने कोई ऐसी अच्छी चीज़ बना ली, फिर आप उनकी क्रिएटिविटी को क्या करोगे, इनकरेज करोगे, है ना। तो ये थी हमारी स्टेप। पहला है, फिर से समझ लेते हैं, पहली स्टेप है मेरे बाबू ने खाना खाया, यानी केयर। दूसरा है आप दोनों ने एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तुम क्या बाजार से ला दोगे, हाँ बाबू ला दूंगा, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो जाता है सेंसिटिव हो जाएंगे एक दूसरे से के बिहेवियर के लिए। अगर वो किसी और के साथ फोटो खिंचाएगा या आप किसी और के साथ फोटो खिंचाओगे तो आपको जेलसी होगी, सेंसिटिविटी से लगा लीजिए। फिर है फोस्टरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, एक दूसरे के उस पर क्या करोगे, फोस्टर। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ और काम करना है जॉब छोड़ के, तो आप क्या करोगे, हाँ ठीक है करो, एंटरप्रेन्योर बनो। फिर क्या है, इनकरेज क्रिएटिविटी, अगर आपके बंदे ने फिर कुछ अच्छा बना दिया तो आप उसको क्या करोगे, इनकरेज करोगे। तो फिफ्थ टाइप की टीचिंग एटीट्यूड है, डेली लाइफ से लेके चलेंगे तो हमें याद रहेगा। ओके चलिए, तो हमारा परसेप्शन। परसेप्शन बोले तो गेटिंग टू नो इन्वायरमेंट बाय ओन सेंसेस। परसेप्शन मतलब धारणा, मतलब हम उस चीज के प्रति क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जो हमारी धारणा है उसके प्रति, मतलब हमारे क्या विचार हैं। तो गेटिंग टू नो मतलब जाने हम किसको, इन्वायरमेंट को, किससे, अपने सेंसेस से, हमारे 5 सेंसेस है ना उससे। अच्छा परसेप्शन क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट में हर एक चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्यक्ति भी है, वस्तु भी है ना। तो हमारे अपने परसेप्शन में, हमारे अपने विचार में, हमारी अपनी धारणा में हम उस व्यक्ति को क्या समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है हमारा परसेप्शन। अच्छा परसेप्शन होना भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अब इसका डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। अच्छा टीचर बोले अपने विचार में बताओ, ठीक है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ाया, तो आपने बोला कि बच्चों बताओ कि आपने इस चैप्टर से क्या समझा। तो कुछ बच्चे होते हैं रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन बता देते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं ये बताओ कि आपने क्या समझा, आपके व्यू क्या है इसमें, ठीक है, आपके व्यू क्या है। तो बच्चे को जैसा सोचा होगा उसने वैसा वो बताएगा, जैसा उसने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, वो बताएगा, जो उसने समझा होगा वो बच्चा बताएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे के अंदर परसेप्शन डेवलप करना टीचर का एक बहुत बड़ा दायित्व है और टीचर को ये करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार क्या है, देखिए अगर बच्चे अपने सारे सेंसेस से काम करना सीख जाएंगे, है ना, हर एक चीज़ में अपना व्यू देना सीख जाएंगे, तो बच्चा स्टैंड लेना सीखेगा। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब खड़े हो गए स्टैंड लेना, या स्टैंड हाथ में ले लिया। स्टैंड लेने का मतलब अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको कुछ गलत दिख रहा है तो उसके प्रति वो बोल पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अपने विचार हैं। और वैसे भी हम सबके अपने विचार हैं और हमें अपने विचार व्यक्त करने की क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बच्चे का परसेप्शन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे हमारा सोशलाइजेशन इंक्रीज होता है, मतलब हमारा जो सामाजिक जो भी हमारा दायरा है वो क्या होता है, बढ़ता है, हम और ज़्यादा सोशल होते हैं।
ठीक है, हम हर एक चीज़ के प्रति अपने विचार रखते हैं और लोगों को हमारे विचार पसंद आते हैं। तो क्या होता है, ये हम सोशली क्या कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फोस्टर कर रहे हैं। फिर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज, इससे क्या होता है, हमारी समझ बढ़ती है और हमारी भाषा भी बढ़ती है ना। हम नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं, एक्विजिशन हो जाता है, और लैंग्वेज को भी, मतलब हमारी भाषा, जैसे कोई नई चीज़ आया, अब जैसे ट्राईपॉड आया फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता था ट्राईपॉड क्या होता है, मतलब ऐसी थी, हमने वो देखी थी, कभी शादी उदी में जाते थे तो जो फोटोग्राफर था वो ऐसी छतरी लेके चलता था, मतलब ऐसे 3 पैर वाला स्टैंड होता था, उसके ऊपर एक अम्ब्रेला सा लगा होता था, दूल्हा दुल्हन की फोटो खींचते थे, उस पर ब्लिंक होता था। अब किसी ने सोचा कि इस ऐसे ही ट्राईपॉड का प्रयोग हम यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए कर सकते हैं, तो क्या है, इससे हमारी नॉलेज ही तो बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा ऐसा ट्राईपॉड होता है, इसको ट्राईपॉड कहते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया, आगे हमें समझ में आया, ऐसा माइक भी होता है, माइक लगा के भी हम पढ़ा सकते हैं, है ना। अब क्या है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, लैंग्वेज बढ़ रही है, मतलब फिर क्या है, हमारी मेमोरी बढ़ती है परसेप्शन से। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो भी स्मृति है, ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ मेमोरी भी पढ़ेंगे, शायद किसी यूनिट में है तो मेमोरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी स्मृति भी बढ़ती है। फिर क्या है, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस, हम चीज़ों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, अपने भावनाओं से उस चीज़ों पे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है किस पे, हमारे परसेप्शन पे। फिर क्या है, हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए कैसे आप लोग स्कूटी चलाते हो, है ना, स्कूटी चलाने पे आप ध्यान आपका सीधे होता है स्कूटी पे, ऐसे चला रहे होते हैं स्कूटी पे, आपका सामने की तरफ ध्यान होता है, और यहाँ से आप एक्सेलरेट कर रहे होते हो और यहाँ से आप ब्रेक दबा रहे होते हो। जैसे भी कोई गड्ढा उड्ढा आया, फटाका आपने ब्रेक दबा दिया। ठीक है, स्पीड कम करनी थी, आपने ऐसे करके स्पीड कम कर दी। या फिर अगर आप स्कूटी तो छोड़ो, गाड़ी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। गाड़ी क्या होता है, गाड़ी में हमारे देखिए ब्रेक भी चलता है, ब्रेक, एक्सेलरेट, है ना, और इधर से हमारे गियर होते हैं और ये हम स्टीयरिंग पकड़ते हैं। तो क्या होता है, अब हमारा ना हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि मीनवाइल आपको ब्रेक भी दबाना है, ठीक है, एकदम से आपको एक्सेलरेट भी करना है, गियर भी चेंज करने हैं और स्टीयरिंग पे भी ध्यान देना है। तो आप देख रहे हो आपके साथ कितनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। अगर इसी समय किसी को नींद आ जाती है ना, तभी कहते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते ना नींद नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपकी नींद आ गई तो आपका एक सेंस ने तो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो अनकॉन्शियस पहुंच गया। कौन, आपकी आईज। नींद आती है तो हमारी झपकी ऐसी लगती है ना, तो क्या होता है, आईज, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो परसेप्शन से ही हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बेटर होगा। फिर हमें अपने बारे में, हम खुद कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम किस लिए बने हैं, है ना, तो जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है वो भी हमारा परसेप्शन से आएगी। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यार तुम क्या कर पाओगे अपने जीवन में, ये तो सभी, कभी तुम अपने से पूछो, यार हम क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, है ना, हमने क्या उखाड़ लिया। तो अब हम बोल सकते हैं, यार हमने क्यों नहीं उखाड़ लिया भाई, हमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, है ना, उसके बाद हमने क्या कहते हैं बीटीसी भी अच्छे से कर ली, फिर हमने सीटेट भी कर लिया, यूपीटेट भी कर लिया, है ना, अभी भर्ती नहीं आई है, चलो भर्ती आ जाएगी, हमने अपना चैनल भी चला लिया, है ना, तो क्या है, हम पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार, मतलब खाली तो नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ये सब किससे हो रहा है, ये सब हमारे परसेप्शन से हो रहा है। फटाफट से इसमें इमोशन और मोटिवेशन हो रहा है, ये यूनिट खत्म करते हैं। एक वीडियो और लगेगी, अभी मैं यही सोच रही थी कि ये पढ़ाना है, इसके बाद ना वाइगॉट्स्की की भी थ्योरी पढ़ानी है, तो यार उसमें टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी में हम नॉलेज, मेमोरी और परसेप्शन बताएंगे, ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी बताएंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। यदि कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आपको लाइक, शेयर, कमेंट नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है या मुझे मेल करना है। और LSS लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।